हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी और आज का टॉपिक भी हमेशा की तरह आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। दरअसल हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है और ये रिपोर्ट देश भर में शहरी बेरोजगारी के आंकड़े जारी करती है। और जो ये आंकड़े जारी किए गए हैं, ये देश में जो शहरी बेरोजगारी है उसके चिंताजनक स्तर को दिखाती है। यानी कि जो उसमें आंकड़े बताए गए हैं, इससे पता चलता है कि जो देश में शहरी बेरोजगारी का स्तर है वो एक चिंताजनक रूप से बढ़ा है। और ये रिपोर्ट कौन सी है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट यानी PLFS, या अगर हिंदी में बात करें तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है और किस तरीके से इसकी चिंताजनक स्थिति को दिखाया गया है, शहरी बेरोजगारी की स्थिति को, तो वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले हम अपने उन डायमेंशंस पर बात कर लेते हैं, यानी पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन पर, जिसके थ्रू हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अब हम देख ही चुके हैं कि खबर क्या है कि शहरी बेरोजगारी के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की गई है, वो हम देख चुके हैं। वो PLFS रिपोर्ट है, तो उस रिपोर्ट से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। और जो बेरोजगारी की बात हो रही है क्योंकि यहाँ, तो इसका जो बढ़ता ग्राफ है उसके मुख्य कारणों पर बात करेंगे और इसको खत्म करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, तो उन सरकारी प्रयासों की भी बात करेंगे। और इसके बाद उससे संबंधित क्या मौजूदा चुनौतियां हैं, उनको देखते हुए ऐसे में क्या कदम उठाने की और ज़रूरत है, या ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में वही हमारा प्रश्न रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं PLFS रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं की। लेकिन इसके मुख्य बिंदुओं को जाने तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो होता क्या है। तो इसमें दरअसल जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वो किस पर जारी किए जाते हैं? कार्य जनसंख्या का जो अनुपात है उस पर, कार्यबल भागीदारी दर और बेरोजगारी दर के जो आंकड़े हैं वो इसमें दर्शाए जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ एक बात याद रखनी ज़रूरी है कि जिस रिपोर्ट की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो एक तिमाही अवधि के आधार पर तैयार की जाती है। यानी कि जो तिमाही अवधि के आधार पर जिस रिपोर्ट की अभी हम ये बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ शहरी बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े होते हैं। और इसकी एक वार्षिक रिपोर्ट भी होती है PLFS की, उसमें शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी दोनों के आंकड़े जारी किए जाते हैं वार्षिक रिपोर्ट में। लेकिन जो तिमाही अवधि के आधार पर है उसमें कौन से? शहरी बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े जारी किए जाते हैं। और हम यहाँ इसी वाली रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो चलिए, अब अगर हम बात करें रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं की, तो हमने ये समझ लिया कि PLFS क्या है। तो अब इस रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं उसको अगर हम देखें तो इसमें बताया गया है कि जनवरी मार्च 2020 की जो जनवरी मार्च की तिमाही थी उसमें शहरी बेरोजगारी दर कितनी थी? 9.1%। और इसके अलावा ये इसी अवधि में 2019 में, यानी एक साल पहले, जनवरी मार्च की जो तिमाही थी 2019 में, ये दर कितनी थी? 9.3%। यानी कि जो जनवरी मार्च 2020 की अवधि थी उसमें तो ये 9.1% थी, लेकिन 2019 की इसी अवधि में ये 9.3% थी। तो यानी ज़्यादा फर्क नहीं है। तो फिर स्थिति चिंताजनक किस तरीके से है? तो अगर हम रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो इसको हमें 2018 की अक्टूबर दिसंबर की तिमाही से इसको हम समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अक्टूबर दिसंबर की जो 2018 की अवधि थी, अक्टूबर दिसंबर 2018 की जो अवधि थी, इसमें ये दर कितनी थी? 9.9%। और उसके बाद ये अप्रैल जून 2019 में कितनी हो गई? 8.9% हो गई। और जुलाई सितंबर 2019 में ये कितनी रही? 8.4% रही। और इसके बाद अक्टूबर दिसंबर 2019 की अगर बात करें तो ये थी 7.9%। यानी कि अब अगर हम पीछे देखें, जैसे मैंने यहाँ बताया कि इसमें जनवरी मार्च 2020 में जो है 9.1% है और इसमें 9.3% थी, यानी जनवरी मार्च 2019 में। तो इस तरीके से अगर हम उसकी बात करें 2018 से लगातार ये ग्राफ गिरता चला गया।
यानी इस बेरोजगारी दर में जो है वो कमी आती रही, ऐसे नीचे ही जाता रहा ये ग्राफ। लेकिन जो जनवरी मार्च 2020 की अवधि है उसमें एकदम बढ़ गया, यानी 7.9% से कितना हो गया, 9.1%। तो ये जो उछाल है ये चिंताजनक है कि 7.9% से 9.1% जो इसमें उछाल आया, तो ये स्थिति जो है ये चिंताजनक है। अब अगर हम बात करें महिलाओं की स्थिति की, ये तो बात हुई ओवरऑल दर की कि इसमें कितनी कमी हुई और कितनी बढ़ोतरी हुई। तो अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की इसी अवधि में, यानी जनवरी मार्च 2020 की जो अवधि थी उसमें महिलाओं के मामले में जो ये दर थी ये कितनी थी, 10.5%, जो कि पिछली तिमाही के मुकाबले बढ़ गई है, यानी कि इससे पहले कम थी और अब बढ़ गई है। और ये अगर हम इसमें बात करें कि जो 15 से 29 आयु का जो वर्ग है, 15 से 29 साल का जो आयु वर्ग है, इसके मामले में जनवरी मार्च 2020 की जो अवधि थी उसमें ये आंकड़ा कितना था, 21.1% रहा, जो कि अक्टूबर दिसंबर 2019 में कितना था, 19.2%। यानी इसके मुकाबले इस अवधि में जो जनवरी मार्च 2020 की अवधि है, ये अवधि इस 2019 अक्टूबर दिसंबर की अवधि के मुकाबले इसमें कितने परसेंट का हुआ, लगभग 2% का इजाफा इसमें हो गया। अब हमने महिलाओं की बात कर ली थी, अब अगर हम शहरी पुरुषों में देखें, शहरी पुरुषों के मामले में इस दर को देखें तो ये आंकड़ा कितना था, 8.7%, यानी 8.7% था, जो पिछली तिमाही के मुकाबले 1% से भी ज़्यादा बढ़ गया है। यानी पहले कम था और अब 8.7% जो है तो पिछली तिमाही के मुकाबले 1% से ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम श्रम बल भागीदारी दर की बात करें तो ये 37.5% रही है, जो पिछली तिमाही के मुकाबले इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है, ज़्यादा नहीं अगर श्रम बल भागीदारी की बात करें तो ये थे हमारे PLFS जो रिपोर्ट है इसके मुख्य बिंदु। अब ये जो बेरोजगारी की जो दर है ये किस वजह से, किन कारणों से बढ़ रही है, इसका जो बढ़ता ग्राफ है ये किस वजह से, इसके पीछे क्या मुख्य कारण है, अब हम उन पर बात करेंगे। लेकिन क्योंकि जैसे हमने देखा कि जो ये रिपोर्ट है इसमें खासकर 2019 के आंकड़े लिए गए हैं, हालांकि जो जनवरी मार्च 2020 की अवधि है उसको भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन क्योंकि रिपोर्ट में खासकर जो आंकड़े हैं वो 2019 के हैं, तो इसलिए हम इसके जो कारण हैं उनमें कोरोना के अलावा भी और कारणों को देखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर 2020 के आंकड़ों की बात होती या 2020 के ही ज़्यादा आंकड़े होते तो हम कोरोना को इसका एक मूल कारण मान सकते थे, लेकिन अब क्योंकि 2019 के आंकड़े ज़्यादा हैं इसमें, तो इसलिए हमें कोरोना से हटकर भी कुछ और कारणों पर चर्चा करने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला तो अगर हम इस बेरोज़गारी के पीछे जो कारण है उसके मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण तो यही है कि अगर हम पिछले कुछ टाइम को ऑब्जर्व करें, पिछले कुछ समय से और हाल के दिनों को भी देखें, तो उसमें सबसे पहला तो यही है कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक आर्थिक सुस्ती के दौर से गुजर रही है, जो इसका एक मुख्य कारण हो सकती है। और इस आर्थिक सुस्ती, क्योंकि जाहिर है जब अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, सुस्ती के दौर से गुजर रही है, तो उसका उस उत्पादन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उन पर भी जाहिर है असर उसका पड़ेगा, तो इससे जो इकॉनमी है वो कमज़ोर पड़ेगी। इसके अलावा जो बढ़ती जनसंख्या है, तो बढ़ती जनसंख्या अपने आप में इसका एक मूल कारण है, क्योंकि अगर देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर है जितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, रोज़गार के जितने नए रोज़गार के अवसर पैदा किए जाते हैं, जनसंख्या उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये भी अपने आप में एक मूल कारण है इसका, बेरोज़गारी बढ़ने का। इसके अलावा अगर हम कृषि उत्पादन की बात करें तो कृषि उत्पादन में भी कमी आई है। कृषि उत्पादन में कमी आने की वजह से जो कृषि श्रमिक है, जो कृषि कार्यों में लगे हुए जो लोग थे, वो कृषि कार्यों को छोड़कर जो अन्य उद्योग हैं उनमें जा रहे हैं, यानी उनमें मूव कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी वजह है बेरोजगारी की समस्या का। इसके अलावा पर्याप्त कौशल प्रशिक्षण, क्योंकि अगर पर्याप्त कौशल प्रशिक्षण नहीं है, पर्याप्त कौशल प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, नहीं मिल पाया है,
तो उससे क्या है कि रोजगार के योग्य जो युवा हैं या जो लोग हैं वो ही रोजगार के योग्य नहीं बन पाते पूरी तरह। और अगर हम बात करें स्कूल कॉलेज के स्तर की, स्कूल कॉलेज का जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको स्कूल कॉलेज में, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है अभी भी हमारे यहाँ, तो व्यावसायिक शिक्षा ना दिया जाना भी इसका एक कारण है। क्योंकि उससे क्या है कि स्कूल कॉलेज के लेवल पर बच्चे अगर व्यावसायिक शिक्षा नहीं पाएंगे तो जो रोजगार के योग्य हैं उनको सही तरीके से प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, तो रोजगार के योग्य वो नहीं बन पाते। इसके अलावा अगर हम खास तौर पर देखें तो जो देश का औद्योगिक क्षेत्र है उसके उत्पादन में कमी आई है, और अगर उत्पादन में कमी आएगी तो क्या होगा, लाभ नहीं मिलेगा। लाभ नहीं होगा तो जाहिर है इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी, और इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी तो उसका जाहिर है असर कहाँ पड़ेगा, देश की इकॉनमी पर पड़ेगा, और इकॉनमी पर असर पड़ेगा तो जाहिर है वो कमज़ोर होगी और बेरोजगारी बढ़ेगी, और इस तरीके से रोजगार के नए अवसर भी कम हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये सब कारण जो है एक बेरोजगारी को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और अगर हम बैंकों की बात करें तो जो हमारे बैंक है वो पहले ही एनपीए के बढ़ने के चलते खस्ता दौर से गुजर रहे हैं, खस्ता हालत से गुजर रहे हैं। तो ये सब जो है ये बेरोजगारी की दर को बढ़ाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि सरकार ने, क्योंकि हमने देखा कि बेरोजगारी के मुख्य कारण क्या है, तो क्या सरकार ने ऐसे में कुछ प्रयास किए हैं? तो हम यहाँ सरकारी प्रयासों के अंतर्गत 5 योजनाओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहला तो हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये 2015 में शुरू की गई थी, और यहाँ मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ये मुद्रा की फुल फॉर्म है, और इस मुद्रा योजना के अंतर्गत जो सरकार है वो ऋण दिया जाता है। मुद्रा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। किसको दिया जाता है? नॉन कॉर्पोरेट या गैर कृषि जो स्मॉल या माइक्रो यानी लघु और सूक्ष्म जो एंटरप्राइजेस हैं उनको 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है, ऋण दिया जाता है। और इसके लिए 3 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? शिशु, किशोर और तरुण। ये इधर है, कोई बात नहीं। और इन कैटेगरीज में क्या है, इसमें शिशु में 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है, और किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। और जो तरुण है इसमें 5 लाख से कितने तक का? 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। तो ये इसकी 3 कैटेगरीज हैं जिनके तहत ये ऋण मुहैया कराया जाता है। और ये लोन जो है वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छोटे वित्त बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो हैं वो ये मुहैया कराती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की। ये ईपीएफओ में पंजीकृत जो एम्प्लॉयर्स हैं यानी नियोक्ता है या नियोजक हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए यानी इंसेंटिवाइज करने के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। और इसमें सरकार जो है इसको जो एम्प्लॉयर्स हैं इसके तहत ईपीएफओ में जो पंजीकृत एम्प्लॉयर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से एक अंश अपना भी कंट्रीब्यूशन देती है, जिससे कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो प्रोत्साहित हों। क्यों शुरू की गई? ताकि इससे जो है रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सके, तो उसके लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। तो ये थी हमारी दूसरी योजना। तीसरी योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये 2015 में शुरू की गई थी, और ये किसका फ्लैगशिप स्कीम है? कौन से मंत्रालय का? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है। और इसका जो उद्देश्य है वो युवाओं को प्रशिक्षित करके जो मौजूदा श्रम बल है उसको बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और इसके अलावा ये रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम के तहत जो पहले से सीखे हुए कौशल हैं उनको भी मान्यता प्रदान करता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की। ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कब शुरू की गई थी? 2013 में ये लॉन्च की गई थी, और ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है उसके स्थान पर शुरू की गई थी। यानी पहले ये वाली स्कीम थी, इसके स्थान पर
ये नई स्कीम शुरू की गई और इसका उद्देश्य क्या है? शहरी गरीब लोगों को कौशल देना और जो छोटी संस्थाएं हैं उनमें रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। ये इस मिशन का उद्देश्य है, ये स्कीम का। अब इसके बाद आती है आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो कोरोना के दौर से जब हम गुजर रहे हैं, तो इसमें भारत की जो अर्थव्यवस्था है, देश की अर्थव्यवस्था है, उसको रिकवर करने के उद्देश्य से कितने लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था? 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था, उसकी घोषणा की गई थी। और इस अभियान के तहत और कई पैकेज दिए गए और इसके अलावा इसके तहत आत्मनिर्भर रोजगार अभियान की शुरुआत भी की गई, जिसका उद्देश्य है नई नौकरियों का सृजन करना, यानी कि नए रोजगार के अवसरों का सृजन करना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान का उद्देश्य है। तो ये हमने 5 सरकारी प्रयास देखे कि जो सरकार इस बेरोजगारी की जो समस्या है इससे निपटने के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे समक्ष, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या क्या मौजूदा चुनौतियां हैं। तो सबसे पहला तो वही कि मार्च 2020 के बाद जो लॉकडाउन लग गया था, उसकी वजह से पूरी तरह जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई और आर्थिक उत्पादन लगभग बंद हो गया, क्योंकि सब चीज़ें बंद थी, लॉकडाउन पूरी तरह था। उसके अलावा बैंकों में बढ़ता एनपीए, मैंने बताया था कि बैंकों की खस्ता हालत पहले से ही है, क्योंकि बैंकों में जो बढ़ता एनपीए है यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि जब लोग ऋण लेते हैं बैंकों से और जब वो उसे चुकाते नहीं हैं, तो उससे क्या है, जो बैंक है वो और लोगों को ऋण नहीं दे पाते हैं। और लोग ऋण किस तरीके से नहीं दे पाते कि अगर उत्पादन में कमी आ गई या ठप हो गया उत्पादन, तो उससे जो है वो सक्षम नहीं होते या उसको दे नहीं पाते हैं अपने ऋण को, तो उससे बैंकों के एनपीए में बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा भारत की रेटिंग में कमी के कारण निवेश पर असर। कैसे कि जो भारत की जो किसी भी देश की क्रेडिट रेटिंग होती है, तो उसी को देखकर जो एमएनसीज हैं वो किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करती हैं, किसी भी देश में इन्वेस्ट करती हैं। तो जाहिर है अगर रेटिंग कम होगी, भारत की भी पिछले दिनों रेटिंग कम हुई है, क्रेडिट रेटिंग, तो इसकी वजह से जो है सीधा असर उसके निवेश पर पड़ता है। क्योंकि मैंने बताया कि अगर रेटिंग जैसी होती है उसी के हिसाब से एमएनसीज इन्वेस्ट करती है। अगर रेटिंग अच्छी होगी तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी तो जाहिर है उसका असर कहाँ पड़ेगा? देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा उसका असर। इसके अलावा कोरोना के कारण और उससे पहले से डीग्लोबलाइजेशन की स्थिति। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि वैश्वीकरण होना, एक दूसरे का आपस में मेल जोल, आप विश्व का एक साथ आ जाना। तो डीग्लोबलाइजेशन इसका उलट है, यानी कि जैसे कोरोना में हमने देखा कि सभी जगह की फ्लाइट्स बंद है, आना जाना बंद है, एक देश का दूसरे देश से संपर्क फिजिकली बंद है। तो इससे जो डीग्लोबलाइजेशन की जो स्थिति है वो नजर आ रही है। तो इस वजह से भी ये भी एक चुनौती है और इस वजह से भी कहीं ना कहीं इसका असर जो है इकोनॉमी पर पड़ रहा है। तो अब जब ये सब चुनौतियां मौजूद हैं, तो ऐसे में हमें क्या कदम उठाने की ज़रूरत है या ऐसे में क्या आगे की राह हो सकती है, उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो ये कि कौशल प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान। जैसे हमने बात की कि जो युवा है या जो लोग हैं उनको जो कौशल प्रशिक्षण है ठीक तरीके से दिया जाए, और स्कूल और कॉलेज के स्तर पर जो स्टूडेंट हैं उनको भी व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान देना ज़रूरी है, ताकि वो आगे बढ़कर, आगे चलकर जो है रोज़गार के नए नए अवसर उनको मिल सके, रोज़गार के लिए योग्य बन सकें। इसके अलावा स्टार्टअप्स और एमएसएमईज यानी मध्यम, लघु और जो सूक्ष्म उद्योग हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट है उसको आकर्षित करने की ज़रूरत है, ताकि क्योंकि उनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो जाहिर है उसका असर देश की इकॉनमी पर अच्छा पड़ेगा, उससे देश की इकॉनमी को उठाने में, उस सुस्ती के दौर से बाहर निकालने में मदद मिलेगी। और इसी तरह से जो अवसंरचनात्मक विकास है उसमें भी इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करके इस समस्या से निकला जा सकता है। तो चलिए अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल। शहरी बेरोजगारी के संदर्भ में हाल ही में एक आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालते हुए शहरी बेरोजगारी को कम करने के लिए उपाय सुझाइए।
तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल फिर मुलाकात होगी किसी और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।